दोस्तों प्रॉपर्टी का खरीदना और बेचना चलता रहता है, तो आपको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कैसे करनी चाहिए, इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम काफ़ी बातें कवर करने वाले हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते टाइम पेमेंट का लेन देन कैसे करना चाहिए, क्या चेक से पेमेंट लेनी चाहिए, इसके अलावा इनकम टैक्स, बैंक लोन, डील एग्रीमेंट और एक सबसे बड़ा पेज फंसता है जब बैंक से फर्नीचर फिक्सचर के नाम से लोन लेते हैं। दोस्तों मैं हूं सीएस सुदेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू। रूरल एग्रीकल्चर जमीन को छोड़कर सभी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट्स के अंदर कवर होती हैं और ऐसी सभी प्रॉपर्टीज को बेचने से दो तरीके का प्रॉफिट होता है, यानी जिसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पर नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिस पर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या फिर 20% के रेट से आपको टैक्स देना है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर जो टैक्स देना होता है, इसी की वजह से टैक्स पेयर्स या फिर प्रॉपर्टी के बायर या सेलर ये प्लान करते हैं कि पेमेंट किस तरीके से ली जाए या फिर दी जाए। और इससे भी बड़ी बात कि दोनों पार्टीज की ज़रूरतें कैसी हैं, उसके हिसाब से फंड्स का लेन देन किया जाता है, सो दैट टैक्स लायबिलिटी शुड बी मिनिमम, यानी कि टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाए और सभी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। और ये रिक्वायरमेंट क्या है और कैसी हो सकती है, इन्हें मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों मान लीजिए कि प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू है 20 लाख रुपए, लेकिन रजिस्ट्री वैल्यू या सर्कल रेट है सिर्फ 12 लाख रुपए। तो बाकी का जो 8 लाख रुपए है उसका लेन देन कैसे होगा? दोस्तों वो होगा कैश में, यानी नकद में, और नकद का रिकॉर्ड कहीं पर नहीं होता। ऐसा नहीं कि सरकार को या डिपार्टमेंट को ये सर्कल रेट और मार्केट रेट के डिफरेंस या फिर कैश और बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं है, उन्हें सब मालूम है, लेकिन अभी ये सभी ट्रांजैक्शन सिस्टम का हिस्सा बनी हुई हैं। मान लीजिए कि एक प्लॉट की रजिस्ट्री हुई 20 लाख रुपए की और जस्ट उसके साथ वाले प्लॉट की रजिस्ट्री हुई 50 लाख रुपए की। तो क्या उस साथ वाले प्लॉट में कोई हीरे मोती की खान थी कि जो इतनी महंगी उसकी रजिस्ट्री हो गई और साथ वाले प्लॉट की रजिस्ट्री सिर्फ 20 लाख रुपए की हुई? साथियों ऐसा कुछ भी नहीं था, बट सब टैक्स प्लानिंग थी और ज़रूरतों के हिसाब से रजिस्ट्री और पैसे का लेन देन हुआ। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है कि पैसे कितने और कैसे लेने चाहिए। दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते समय यह बात जहन में होती है कि इस पैसे का करना क्या है। मैं आपको 3 केस बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहला केस, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको वो पैसे किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आगे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको सर्कल रेट से ज़्यादा भी अगर बैंक में पैसे लेते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू दैट कि यू मस्ट होल्ड दैट प्रॉपर्टी फॉर एटलीस्ट 36 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। और परचेज डेट होती है जिस दिन आपने ज़मीन खरीदने की रजिस्ट्री कराई है। दूसरा केस, अगर आपको वो पैसे किसी शादी में, फंक्शन में या फिर एजुकेशन के ऊपर, यानी अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च करने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पैसे ले सकते हैं। एजुकेशन में भी आजकल बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और फंक्शन में कितना खर्चा होता है इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात क्या है कि अगर किसी बिजनेस में या फिर किसी काम में इन्वेस्ट करने हैं जहां पर आपको कैश की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बैंक में कम पैसे लीजिए और कैश में ज़्यादा लीजिए। इसके लिए आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन बनाइए, अपना हिसाब बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कीजिए। अगर कोई टैक्स बनेगा तो वो पे करना होगा। वैसे इनकम टैक्स लॉ में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां कानूनी तरीके से टैक्स बचाया जा सकता है, जिनके लिए आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दी हुई है। अब हम प्रॉपर्टी के लिए जो एग्रीमेंट बनता है उसकी बात करते हैं। जब भी हम और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की डील करते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। ये एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है। एक है डील एग्रीमेंट, इसमें आपकी टोटल डील वैल्यू मेंशन होती है कि प्रॉपर्टी डील में आपके टर्म कंडीशन, रजिस्ट्री डेट और बाकी सारी बातें जो सेट हुई हैं वो सभी मेंशन होती हैं। दूसरा है एग्रीमेंट फॉर बैंक। इस एग्रीमेंट को साइन करने से पहले जो डिफरेंस अमाउंट होता है, डिफरेंस किसमें? रजिस्ट्री वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है उस पेमेंट को करने के बाद ही आप इस एग्रीमेंट फॉर बैंक को साइन करें। जनरली ये एग्रीमेंट बैंक के पर्पज से होता है और इसे नोटराइज भी कराना होता है। अब बात करते हैं कि क्या रजिस्ट्री कराते समय चेक से पेमेंट लेना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने वाले ने आपको चेक से पेमेंट कर दिया, यानी कि रजिस्ट्री वाले दिन जितना भी अमाउंट आपका बैलेंस बचा था वो सारा अमाउंट आपको चेक से दे दिया और रजिस्ट्री करा ली। दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है, चेक से रजिस्ट्री हो सकती है। तो जब वो चेक बैंक में डाला क्लियर होने के लिए तो वो चेक बाउंस हो गया। तो अब क्या करें भाई साहब, समस्या खड़ी हो गई कि पैसे भी नहीं मिले और रजिस्ट्री भी हो गई।
तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये कानून है कि वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, क्योंकि वो रजिस्ट्री विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के हुई है। लेकिन इसके लिए आपको कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़नी होगी। और आपको पता है कि इंडिया में कोर्ट में पहले से कितने ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट से रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का प्रोसेस टाइम टेकिंग है और खर्चीला भी है, और हिरासमेंट साथ में मिलती है आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बेचता, इसलिए आप ध्यान रखें कि सारी पेमेंट रजिस्ट्री से पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जानी चाहिए। और अगर कोई पेमेंट बचे तो उसे रजिस्ट्री वाले दिन डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक पे ऑर्डर के थ्रू ही लें, या फिर फाइनल रजिस्ट्री पर साइन करने से पहले आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू भी आप अपने बैंक के अंदर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मुद्दा यह है कि रजिस्ट्री से पहले सारे पैसे बैंक में आ जाने चाहिए। अब बैंक लोन की साइड चलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि प्रॉपर्टी की फाइनल पेमेंट रजिस्ट्री वाले दिन आती है। जैसे कि बायर ने बैंक से लोन कराया तो बैंक से कोई अथॉराइज पर्सन लोन की पेमेंट रजिस्ट्री वाले दिन तहसील में या कोर्ट में आकर करता है। तो ऐसे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंक का चेक सिक्योर्ड पेमेंट है। जितने भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख देना दोस्तों। एक बात और ध्यान रखने वाली है, मान लेते हैं कि किसी वजह से आपको चेक से रजिस्ट्री करानी भी पड़े, तो उस जमीन या दुकान का पोजीशन या चाबी आप बायर को तब दें जब आपके बैंक अकाउंट के अंदर पूरे पैसे आ जाएं। यानी कि पूरी पेमेंट आने के बाद ही आपको पोजीशन देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए, बेशक रजिस्ट्री के अंदर लिखी जाएं या फिर एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाएं। उसमें यानी सारी चीज़ें ये मेंशन होंगी, तो आप सिक्योर्ड रहेंगे। क्या है कि जब चेक बाउंस होता है तो उसमें केसेस बढ़ जाते हैं, डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी पर कब्जा जरूर आपका होगा, लेकिन डिस्प्यूट तो क्रिएट हो गया ना। अब एक बात और समझने वाली है, हाँ, कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए रजिस्ट्री के लिए दोनों पार्टीज ने 1 महीने का टाइम फिक्स किया, लेकिन 1 महीने में अगले आदमी के पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि उसको 5 से 10 दिन बढ़ाने पड़े या 1 महीना और बढ़ाना पड़े। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम भी आप राइटिंग में करें। और लेकिन इस केस के अंदर भी रजिस्ट्री से पहले आप सारी पेमेंट ले लें। बैंक लोन लेने में क्या पेच है, कैसे पेमेंट लें? बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बायर बैंक से लोन लेता है और पूरे पैसों को इंतजाम करने के लिए बैंक से फिक्सचर एंड फर्नीचर के नाम से भी लोन लेता है, और बैंक ऐसा लोन देते भी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायर फर्नीचर के नाम से लोन लेते क्यों हैं, ये आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इस केस में पेच यहाँ पर आता है कि सेलर को फर्नीचर वाला पैसा रजिस्ट्री के बाद मिलता है, क्योंकि बायर को ही वो पैसा या पे ऑर्डर रजिस्ट्री वाले दिन मिलता है, और बैंक क्लियरेंस में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और अगर बीच में कोई गेस्टेड हॉलीडे आ गई या कोई छुट्टी आ गई तो ऐसे केस में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जब यह टाइम लगता है क्लियरेंस में, तो बायर को रजिस्ट्री से पहले पैसा कहाँ से मिलेगा? और जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक सेलर के मन में धुक धुक होती रहती है कि रजिस्ट्री मैं कर चुका हूं और पैसे मेरे पास पूरे नहीं आए। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी सेलर को एक MOU बना लेना चाहिए। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और तब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन प्रॉपर्टी बेचने वाले को अपने पास रखना चाहिए। साथ में समाज में दबदबा रखने वाले 2-3 लोगों को भी डील में रखना चाहिए कि इस तरीके से ये डील हो रही है और इसमें पेमेंट अभी आनी पेंडिंग है। इन सबसे भी एक बड़ी बात है कि ऐसी समस्या की सिक्योरिटी रखने के लिए मजबूत प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ आप डील करें। किसी का भी कमीशन बचाने के चक्कर में पर्सनल डील ना करें, बेशक प्रॉपर्टी बेचने वाला या खरीदने वाला आपका कितना भी जानकार क्यों ना हो। अगर किसी डील के रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर एडवाइस लेनी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फीस है, क्योंकि जब हम कंसल्टेशन देते हैं तो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही पार्टीज के एंगल से गाइडेंस देते हैं। इनकम टैक्स का नोटिस, पैसे की लेन देन कैसे करना चाहिए, और भी काफ़ी एंगल से सोच समझकर आपको सुझाव देते हैं। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन आप किस तरीके से करें, किस तरीके से लेन देन करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।